अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर इमरान खान कई बार अपना बयान बदल चुके हैं। इमरान खान चाहते हैं कि इस मामले पर सियासी रहनुमा और रियासती इदारे एक सफ़े पर आ जाएं, मगर वो इस हवाले से बयानात और पॉलिसी इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि इदारे तो एक सफ़े पर बाद में आएंगे, अभी खुद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एक सफ़े पर नहीं आ पा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायती परेशान हैं कि आखिर किस बयानी की हिमायत करनी है। कल इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत को करनी चाहिए और इसके लिए मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी देने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। और आज तमाम बड़े अखबारात ने भी इसको इसी तरह रिपोर्ट किया। और फिर आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि इमरान खान ने कल मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया है। इस फार्मूले पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुल्क के इक़्तिसादी हालात मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेंगे। इंतखाबात कराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने यह ट्वीट आज सुबह 11:26 पर किया, लेकिन ठीक 24 मिनट बाद 11:50 पर शेरी मज़ारी ने ट्विटर पर आई स्टैंड विद इमरान खान के हैशटैग के साथ लिखा कि खान साहब ने आर्मी चीफ पर हकीकत में कुछ और कहा और एंकर पर्सन और नून लीग के ट्रोल्स ने गलत बयानी करने की कोशिश की। यहाँ मसला उस वक्त आया कि जब एंकर ने इमरान खान के इस मसले पर अपनी पोजीशन वाज़े करने के बावजूद अपना नुक्ता नज़र और एजेंडा बयान करने की कोशिश की। यानी फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर स्टेटस को बरकरार रखने यानी मौजूदा आर्मी चीफ ही के तसलसल की बात की, मगर शेरी मज़ारी ने आधे घंटे से भी कम के अरसे में इसे एंकर की इख्तिरा करार दे दिया। और फिर आज शाम इमरान खान ने साफ़ियों से मुलाकात की और एक बार फिर अपना बयान बदल लिया और कहा कि मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात कभी नहीं की। आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने पर बात की। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का फैसला करे। मैंने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, हमेशा कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। दो खानदानों को कभी भी आर्मी चीफ का नाम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर ISPR ने बयान जारी किया। लेकिन फिर फवाद चौधरी ने मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए कह दिया और अब से कुछ देर पहले कह दिया कि इमरान खान ने शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन ही की बात की। ये सब कुछ 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ है। इससे पहले 3 हफ्ते पहले इमरान खान कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती उनका इशू नहीं है। हम इस पर बात करने के लिए फवाद चौधरी और डॉक्टर शेरी मज़ारी को दावत दी। फवाद चौधरी ने जवाब नहीं दिया। शेरी मज़ारी साहिबा ने मसरूफियात के बाद बाईस माजरत कर ली। हम बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब से। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब जाहिर है वो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद एक पेज पर नहीं आ पा रही है, एक बयान दे दिया है, कभी आगे बढ़ते हैं 2 कदम, कभी 1 कदम पीछे हटते हैं, मगर फवाद चौधरी साहब ने हमसे कुछ देर पहले कह दिया कि शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन ही की बात हो रही है कि नया आर्मी चीफ नई हुकूमत आकर लगाए, फौरी इलेक्शन कराई जाए, जब तक के लिए मौजूदा आर्मी चीफ को एक शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन दे दी जाए। हुकूमत खुद भी कंसिडर कर रही है अब इस हवाले से कि मामला तो मुतनाज़ हो ही गया है। नहीं, मामले में कोई तनाज़ा नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म ही करेंगे। ये शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन और हुकूमत नहीं आएगी करेगी, ये कोई माकूल बात नहीं है। जो हुकूमत इस वक्त है, मुल्क में जमहूरियत है, हुकूमत वक्त पर आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट कर देगी। मतलब नए आर्मी चीफ ही का अनाउंसमेंट होगा, तौसी को नहीं कंसीडर कर रही है हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तौसी कंसिडरेशन में है, क्योंकि तौसी जो होती है उसकी कानून में अब गुंजाइश है, लेकिन ये गैर मामूली अमल होता है, ये मामूल की बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी एक्सटेंशन के ख्वाह हैं। वो ऑलरेडी उनके 6 साल पूरे होंगे और ये एक एक्सटेंडेड टर्म थी। इसके बाद एक्सटेंशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में या फ़ौज के मुफाद में हो सकती है। और साहब तो फिर इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर है अब जो भी नया आर्मी चीफ होगा जो आप कहने के वक्त पर तैनात किया जाएगा, तो क्या बेहतर नहीं है कि फिर पहले अनाउंसमेंट इस हवाले से आ जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं वो इसी महीने कॉल देंगे और अगर एक तैनाती के गिर्द चीज़ें घूमकर और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, मुल्क में पहले ही सैलाब है, मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता इसका। देखिए, हमारे मुल्क की सियासत का महवर अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है तो फिर मतलब जमहूरियत को बंद ही कर दें। आज इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं इनका ना आइन में गुंजाइश है और ना ही मुल्क में जो मामलात हैं आज इस वक्त। आप फ्लड्स की हालत देख लें। आज जो इमरान खान ने 4 साल मईशत को तबाह किया उसके असरात आप देख लें। तो आज तो बात हमें इस मुल्क के उन 3 करोड़ अवाम की करनी चाहिए जो सैलाब में घिरे हुए हैं और मुल्क की मईशत की करनी चाहिए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक वक्त है, नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है,
और उसी वक्त हुआ करती है। ये तो इमरान खान साहब ने रवायत डाली थी कि तकरीबन 4.5 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। तो बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और वही वक्त पर इसका ऐलान कर देंगे। जरा इमरान खान साहब ने तौसी की अनाउंसमेंट की थी, जनरल कियानी की तौसी की अनाउंसमेंट भी यूसुफ गिलानी साहब ने बहुत पहले कर दी थी। मगर जो आपने कहा ना कि आर्मी चीफ की तैनाती से अगर है तो फिर जमहूरियत को बंद कर दें, मगर एक अनफॉर्चुनेट हकीकत तो है इस मुल्क की अब्बासी साहब के एक इस तैनाती के गिर्द और हर 3 साल बाद ये मुल्क जो है एक बहरान का शिकार हो जाता है। तो फिर कोई ना कोई रूल्स तय कर लीजिए कि आइंदा ये मामला कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये तैनाती होनी है, तौसी का मामला किस तरीके से निपटा जाना है, ताकि हर 3 साल बाद इसी सूरत हाल में पाकिस्तान ना खड़ा हो। जी, सूरत हाल में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अपॉइंटमेंट है, जो सीनियर 3 स्टार जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनमें से एक की तैनाती हो जाती है। इसमें किसी इबहाम की, किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आइन जो है, ये प्रेरोगेटिव जो है, ये राइट जो है, ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को देता है और वही करेंगे। ये राइट आज इमरान खान साहब के पास नहीं है, उनके पास 2019 में था लेकिन आज नहीं है। और साहब फिर खान साहब अब कह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अगर श्रीलंका की सूरत हाल बनने से किसी ने रोका हुआ तो वो मैं हूं। अगर मैं अवाम को कॉल दे दूं 2 घंटे में अवाम आ जाएंगे, श्रीलंका की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अब उन्होंने कह दिया है कि वो एहतजाज की कॉल इसी महीने दे सकते हैं। तो जिस गैर यकीनी की सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं उसमें मजीद इजाफा ही होगा। यहाँ से आप कैसे संभाल पाएंगे मुल्क या मईशत? जी, अगर कोई आदमी इन हालात में जहाँ सैलाब भी हों और मुल्क की मईशत जो उन्होंने खुद तबाह की है, जिसकी अब जिम्मेदारी कबूल करने से कासिर हैं, अगर वो इसमें मज़ीद इंतशार पैदा करना चाहते हैं तो यही उनकी सियासत है। हमने तो हमेशा मुल्क के मामलात को सुलझाने की बात की है, वो इंतशार की बात करते हैं, उनकी यही सियासत है। और मैं नहीं समझता कि मुल्क के अवाम उस सियासत को पज़ीराई देंगे। मतलब अगर आप खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि नए इलेक्शन ही, ये एक अलग बात है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो खान साहब कह तो रहे हैं कि फिर आप आके आर्मी चीफ लगा लें, मगर अगर वो हार गए तो नहीं मानेंगे इलेक्शन के नताइज। मगर आप खुद ज़ाती तौर पर समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत चाहिए इस वक्त फैसलों के लिए और मुआशी फैसलों के लिए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, अनपॉपुलर फैसले कर सके। इस वक्त IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आप बहुत थिन मेजॉरिटी पर खड़े हैं और ज़ाहिर एक कमज़ोर हुकूमत है आपकी। देखिए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने वक्त पर हो जाएगी। एक जमहूरी अमल है, आइनी अमल है जो पूरा हो जाएगा, वो बात अपनी जगह पर है। हुकूमत जो है उसके फ़ैसले आप देख लें। इमरान खान साहब को जो 4 साल में फ़ैसले करने चाहिए थे वो आज हमारे हिस्से में आए हैं। तो अगर हमने मुश्किल मासी फ़ैसले कर सकते हैं तो फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का हक भी इसी वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए जिसने वो फ़ैसले किए जो इमरान खान को 4 साल में करने चाहिए थे। इन फैसलों की यकीनन एक सियासी कीमत है, लेकिन मुल्क जो है उसका हक है कि मुल्की मामलात सियासत से पहले आएँ और यही आज ये हुकूमत कर रही है। सब वो कह रहे हैं कि अगर नए इलेक्शन पर बात हो तो मैं बात करने को तैयार हूँ। अब अभी तक कायम है कि अगस्त 2023 के बाद ही इलेक्शन ने होना है। कुछ अर्ली इलेक्शन और कुछ मुज़ाकरात, कुछ एंगेजमेंट, इसके लिए तैयार नहीं है हुकूमत? जी, किस बात की एंगेजमेंट? 11 महीने रह गए हैं इस हुकूमत की टर्म को। हुकूमत टर्म पूरी करेगी, इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला दे देंगे। उसमें इमरान खान साहब को अगर वो उनके हक़ में देते हैं तो यकीनन उनका हक़ है हुकूमत करें। आज से 5 महीने पहले जब हुकूमत में थे और वो फैसले कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की पूरी मईशत का वजूद ख़तरे में डाल दिया, उस वक़्त तो इलेक्शन की बात उनके ज़हन में नहीं थी। लेकिन इक़्तिदार से अलहदा हुए तो बजाय पार्लियामान में बैठते, मुल्क के मामलात की बात करते, हुकूमत पर तनकीद करते, अपनी कारकर्दगी की बात करते, वो आज हर किस्म की साजिशें और हर किस्म का झूठ बोलने पर हर रोज़ एक नया तमाशा लगाते हैं। तो तमाशों से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के मामलात को हल करने और सुलझाने की ज़रूरत है और उसको हुकूमत कर रही है। मतलब ज़रा ये बात दुरुस्त है कि 8 मार्च से पहले आप लोग कह रहे थे कि अदम एतमाद ले आएंगे वरना इलेक्शन कॉल कर दें। खान साहब इलेक्शन नहीं कॉल कर रहे थे, आप लोगों को अदम एतमाद का चैलेंज कर रहे थे। अब वो इख्तियार उनके पास से चला गया है तो वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, मगर आपको भी थ्रेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कॉल करें वरना मैं अवाम को बाहर ले आऊँगा। तो आप तैयार हैं इस बात के लिए? जब आप उनको थ्रेट करते थे, वो चैलेंज करते थे, तो आप भी क्या चैलेंज ही कर रहे हैं या कम से कम बात करने के लिए तैयार हैं? जी, हमने एक जमहूरी चैलेंज किया, आइन के मुताबिक किया, अदम एतमाद किया और उनको इक़्तिदार से अलहदा किया। वो भी आए, असम्बली में आकर बैठें,
अदम एतमाद करें। अगर अक्सरियत उनके पास है तो यकीनन हुकूमत का हक भी उनके पास है। अगर सड़क से ये रास्ता पैदा करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी गुंजाइश मुल्क के आइन में या मुल्क के हालात में मौजूद है। मगर भाई साहब, अब मसला ये, आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, एक उम्मीद थी कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, मगर स्टेबिलिटी नहीं आई है। रुपया दिन ब दिन गिर रहा है, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है, डिफ़ॉल्ट के खतरात की बात एक दफ़ा फिर हो रही है, और अब तो कोई ऐसी रोशनी भी नहीं है आखिर में कि कहा जाए कि जी ये हो गया तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्त ममालिक से भी पैसों की उम्मीद दम तोड़ गई है। तो मुल्क तो आगे नहीं बढ़ रहा है, कैसे फिर चीज़ें ठीक होंगी, कैसे ये मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल ठीक होगी? जी, मुआशी यकीनी की सूरत हाल फैसले करके ही होती है, मुल्क को इंतशार से बचा कर होती है। इस वक्त फ्लड्स के मामलात हैं, यकीनन उसका मईशत पर असर पड़ता है और उन चैलेंजेस का आपको मुकाबला करना पड़ता है। क्या इलेक्शन इन मामलात को हल कर लेगा? मतलब इलेक्शन नहीं करेगा, मगर आपके पास कोई पॉलिसी है या हुकूमत के पास अब कोई टूल्स रह नहीं गए हैं? एक IMF का प्रोग्राम था, वो भी हो गया, तो कोई ऐसी उम्मीद रह नहीं गई है? कैसे चीज़ें संभलेंगी और कैसे हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे या इस महंगाई से निपट पाएंगे या रुपया संभल पाएगा? देखिए, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। जब आपने मुल्क में आप पेट्रोल जो है वो कीमत ख़रीद से कम बेच रहे थे, जब बिजली 2 साल की पुरानी कीमत पर बिक रही थी, जहाँ पर गैस जो है वो 2 साल पुरानी कीमत पर बिक रही थी, जहाँ पर आपको हर महीने सैकड़ों अरब के खसारे का सामना था, उन चीज़ों को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। तो आज बात वो लोग कर रहे हैं जो इस सारी मामलात के ज़िम्मेदार हैं। हम तो उन हालात को दुरुस्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। यही तरीका होता है, मुश्किल फ़ैसले कर कर हालात दुरुस्त होते हैं। बातें करने से और धमकियां देने से और इंतशार से और झूठ से मामलात हल नहीं होते। और साहब, अब ज़ाहिर है आप गर्मियों से जैसे निकलेंगे तो सर्दियां आ जाएंगी। उनके टाइम पे तनकीद ये होती थी, हमने मुतादिद प्रोग्राम किए कि LNG मिल रही है, वो लेते नहीं थे वक्त पर और महंगी हो जाती थी। आपके यहाँ मसला ये है कि LNG इतनी महंगी है और आपके पास पैसे नहीं है लेने के लिए, सर्दियाँ आएंगी, गैस का बड़ा शॉर्टेज आएगा, इस वक्त लोड शेडिंग का मसला है। तो आप एक मसले से निकलेंगे दूसरे मसले में चले जाएंगे। मैनेजमेंट होगी कैसे, किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी? क्या फ्रेमवर्क है जिस पर उम्मीद की जाए कि हाँ जी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी? देखें, एक हुकूमत है जो आज इन चीज़ों को मैनेज कर रही है, इन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। एक शख्स है जो 4 साल हुकूमत में रहा और जिसने सब ये मामलात पैदा किए हैं। तो आप किस पर यकीन करना चाहते हैं? तो इंशाल्लाह ये चैलेंजेस बिल्कुल हैं। आज दुनिया के अंदर बेपनाह एनर्जी के चैलेंजेस हैं। आज जो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं तरक्की में, वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ भी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। तो हमें भी करना पड़ेगा। ये इन गैर मामूली हालात से के अंदर गैर मामूली अमल करके ही मुकाबला किया जाता है और इंशाल्लाह हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है, क्योंकि इमरान खान आसिफ जरदारी पे भी तनकीद कर रहे हैं और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का बहुत अहम स्टेक है इस मामले में। तोसी होगी या तैनाती, इस हवाले से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ खुद ही एक पेज पर नहीं नजर आ रही है, इमरान खान साहब के साथ एक पेज पर नहीं है, आपस में एक पेज पर नहीं है, मगर फाजोई साहब ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन ही की बात कर रहे हैं और खान साहब की बात का लुब्बे लुबाब भी यही है कि जब अभी नहीं आर्मी चीफ तैनात होगा नए इलेक्शन तक तो ज़ाहिर मौजूदा आर्मी चीफ रहेंगे। दूसरी जमात आप हैं जिनके हवाले से वो कह रहे हैं कि आप भी नहीं तैनात कर सकते आसिफ जरदारी साहब। खुद पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है सारे मामले पर, कि दुरुस्त है इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कि हाँ जी अगले इलेक्शन तक मामला आगे बढ़ाया जाए? देखिए शाहज़ेब, 2-3 चीज़ें खान साहब के बयान को देखने के लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि खान साहब का ये बड़ा पुराना तरीक़ाकार है और उनकी जमात के पास ये एक टेक्नोलॉजी है, एक मीडिया का हथियार है कि वो एक फीलर छोड़ते हैं, एक बात करते हैं, एक राज उठाते हैं, एक अटैक करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद वो विड्रॉल पे चले जाते हैं। तो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे के उसे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल इस अमल में है। खान साहब ने जो कुछ कहा वो किसी तहरीर में लिखा हुआ तो नहीं है, वो हेरसे पे तो नहीं है कि शाहजेब खानजादा साहब के साथ किसी प्राइवेट महफिल में बैठे हुए बात की। खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा और जो कुछ कहा वो रिकॉर्डेड है। इसके बावजूद उसकी वजाहत करते हुए कहा जाए कि नहीं मैंने एक्सटेंशन का जिक्र नहीं किया, तो मैं क्या समझूं, एक्सटेंशन का ही जिक्र किया। अब एक्सटेंशन से मुराद उनकी क्या, जरा गौर कीजिए। खान साहब आज से चंद दिन कबल कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को नए आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नए आर्मी चीफ की तकर्री अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे तो उनकी मशावरत से करेंगे और इन दोनों अफराद का जो है किरदार ठीक नहीं है।
लिहाजा इनकी तकर्री, इनकी मशावरत से होने वाली तकर्री जो है मशकूक होगी। अब बात यह है कि वो तकर्री कैसे होनी है? क्या वो पाकिस्तान में से किसी आम आदमी को, किसी 60 साल के बंदे को, किसी एमए को, किसी पीएचडी को, किसी क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट को लगाना है, या फौज के सीनियर मोस्ट 3, 4, 5 लोगों में से जिनकी समरी खुद आर्मी चीफ की तरफ से आर्मी की हायरार्की के साथ मशावरत से आएगी, उसी में से किसी एक का तकर्रर करना है? उसके ऊपर एतराज उठा दिया और आज कह रहे हैं कि जनाब अगर तकर्री तो बाद में नई हुकूमत ही करे, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए और जब नई हुकूमत आए तो फिर नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रर करे। ये रिकॉर्डेड बात है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन दो अहबाब को तकर्री के अंदर मुशावरत का इख्तियार नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, और ये जिस बंदे का चुनाव करेंगे वो बंदा ठीक नहीं होगा, और वो पाकिस्तान आर्मी के 4-5 मेजर जो टॉप के जनरल है उनमें से होना है। अब उनके क्या माने हैं? दूसरा, वो फरमा रहे हैं कि यही दो अफराद मुशावरत करके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुशावरत करके आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दें, फिर कोई एतराज नहीं है, फिर ठीक है, ये हो जाए। खान साहब एक वक्त में कई चीजें खेलते हैं। शेरी मदारी साहबा ने कुछ कह दिया, फवाद ने दिन में कुछ कहा, अभी कुछ कहेंगे, ये उनका एक स्टाइल है। लेकिन खान साहब ने जो कुछ पिछले दिनों कहा, उसका जो डैमेज हुआ, शायद ये उसको रेटिफाई या उसको रिपेयर करने की बातें हैं। इस पे वो गालिब का एक शेर मुझे एक दोस्त ने सुनाया, वो मुझे आ रहा है, मैं चाहता हूँ आपको आपकी नजर कर दूं। और कोई खान साहब ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। वो शेर है कि निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। कुछ ऐसी ही खान साहब के। मगर खैर साहब, इसमें सब में मसला ये है कि फिर आप लोगों की पोजीशन क्या है, क्योंकि आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब बगैर पीपल्स पार्टी के मर्जी के तो ये फैसला करेंगे नहीं। तो आप भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर मामला इस हद तक मुतनाज़ बना दिया है खान साहब ने, तो इस बात पर सोचा है, क्योंकि आर्मी चीफ के हवाले से DGI कह चुके हैं कि ना तो वो एक्सटेंशन देख रहे हैं, ना ही वो कबूल करेंगे, यानी हुकूमत देगी भी तो नहीं कबूल करेंगे। तो इस वक्त मामला क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए शाहजेब, हमारे यहाँ तो अभी इस पे कोई डिस्कशन हुई नहीं, लेकिन इमरान खान किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं? ही इज नोबॉडी इन दिस अपॉइंटमेंट, इन दिस एक्सटेंशन। अगर ये अपॉइंटमेंट होनी है तो भी ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये एक्सटेंशन होनी है, इफ मुझे नहीं पता होनी है नहीं होनी है, लेकिन अगर होनी भी है तो भी इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। और खान साहब खुद अपने आप को इस रोल में लाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, उनका कोई तसव्वुर नहीं है। और ये कैसे मुमकिन है? खान साहब इसके साथ अपने एक और असूल से इनहराफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ को एक्सटेंड कर दे, उनकी एक्सटेंशन दे दी जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ की जब मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी उसके बाद एक्सटेंशन होगी। तो खान साहब उसके बाद किसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो उनका पहला मौक़िफ़ था कि फौरी इंतखाब कराया जाए, उससे भी इनहराफ कर रहे हैं। उस पर कायम है वो, इसलिए तो वो शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन की कह रहे हैं कि इन केस 27-28 नवंबर तक अगर इंतखाबात नहीं हो पाते हैं तो फिर ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए इनको एक्सटेंशन दी जाए, जिसकी तशरीह कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और फिर जो भी नई हुकूमत आए, चाहे वो आपकी हो तो आप कर लें, अगर इमरान खान साहब किया जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट है कि वही आएंगे तो फिर वो करें, वो यही कह रहे हैं। शाहजेब, गुजारिश है कि पहली बात तो यह है कि यही जिन दो अफराद पे नए आर्मी चीफ की तकर्री का एतराज है, एक तो वो आइन को सबोटाज करने की बात कर रहे हैं, उससे इनहराफ की बात कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत बुनियादी तौर पे वजीर आजम के इस इख्तियार का वो चैलेंज कर रहे हैं इस शक की बुनियाद पे कि जी वो इन दोनों अहबाब की मुशावरत से करेंगे जो उनकी नज़र में गलत है। लेकिन आईने पाकिस्तान और कानून ये कहता है कि जिस दिन आर्मी चीफ का ओहदा खाली होगा उस दिन से पहले पाकिस्तान का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, आज होगा, कल का नया को अगला को वजीर आजम कोई और होगा, ये उसका इख्तियार है कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर करेगा। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये आईनी तकाजा खत्म कर दिया जाए और आइन से मावरा काम करने का वो कई दफा तकाजा कर चुके हैं। वो फौज से खुद तकाजा करते रहे कि जनाब आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल्स को चाहिए कि हुकूमत को चलता करें और मुझे इंस्टॉल करें। ये तो बात वो बड़े अरसे से कर रहे हैं, जो आइन से इनहराफ की बात है।
तो खान साहब तो इस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसका तो मैंने गुजारिश किया ना, अब तरले बरले ही है। तो मगर कायरत साहब वो फिर आपको हुकूमत करने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं फिर इसी महीने कॉल दूंगा, और वो कह रहे हैं मेरे लिए बड़ा आसान है श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा करना, मेरी एक कॉल पर श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इसलिए हुकूमत मान ले तो मैं फौरी इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार हूं। तो आप बात करेंगे, या अगर वो कह रहे हैं कि वो इसी महीने कॉल देंगे तो ठीक है, वो कॉल दे लें और आ जाएं सड़कों पर अगर उन्होंने आना है। देखिए, श्रीलंका की सूरत हाल पैदा करने की पूरी कोशिश तो उन्होंने कर चुके हैं। उनकी हदायत के मुताबिक शौकत तरीन साहब ने 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स को यह हुक्म दिया कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो पैकेज है उसको सबोटाज कर दो, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के बाद श्रीलंका बने। उसके बाद पाकिस्तान में फ्लड आ गया। उनके एक मिनिस्टर ने, उनके एक MNA ने बाकायदा इस पे एतराज किया, और उनके पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी इमदाद के ऊपर एतराज उठ रहा है, उसकी तकसीम के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी पे एतराज है। हालांकि फौज तकसीम कर रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पे एतराज है। तो वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में कोई महल नहीं समझ रहे। हाँ, इसका मतलब यह है कि खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की भी बात करते हैं कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े हो जाएगा, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर ये वक्त भी आ गया तो मैं श्रीलंका बना दूंगा पाकिस्तान को। ये कौन सा लाडला है यार। तो मगर वो अगर कॉल दे देते हैं तो फिर आपकी हुकूमत सह पाएगी? जाहिर है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल ऑलरेडी है। हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है यार। ये शौक भी पूरा कर ले इमरान खान, हमने देख लिया पहले भी, ये शौक पूरा करके देख ले खान साहब, और कौम भी देख ले कि वो क्या तकाजा कर रहे हैं, कितने इस लाडले के नखरे उठाए जाएंगे। मैं दावत देता हूँ खान साहब को, वो दावत दें, जो कर रहे हैं उन्होंने करे, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू डिसाइड हो जाए किसी तरह। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मल कायरा साहब कह रहे हैं कि आएँ, इमरान खान साहब ने जो करना है वो कर लें। खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं। खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो जेन्युइनली मेरिट ही की बात कर रहे हैं, या उनका मकसद कुछ और है? उनके अपने पूरे 4 साल दौर में इसकी क्या मिसाल नजर आती है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने जल्द इंतखाबात और नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक एक नया तनाज़ा तो खड़ा कर दिया है, मगर वो इस तनाज़े से हासिल क्या करना चाहते हैं ये अब तक वाज़े नहीं है। इमरान खान का मौजूदा बयानिया ये है कि फौरी जल्द इंतखाबात कराए जाएँ और नया आर्मी चीफ मेरिट पर लगना चाहिए। इसलिए नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत पूरी होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नया आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी नया आर्मी चीफ लगाने के बकौल इमरान खान अहल नहीं है। लेकिन जब सवाल उठा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो फिर क्या किया जाए, मुल्क को बगैर किसी आर्मी चीफ के छोड़ दिया जाए या मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी दे दी जाए, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इस हवाले से कोई शिक निकल सकती है, और कहा कि जब नए इंतखाबात होंगे तो उसके बाद मेरिट पर नया आर्मी चीफ लगाया जाए। लेकिन नया आर्मी चीफ मेरिट पर लगाने से इमरान खान की मुराद क्या है? क्या मेरिट का मतलब यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जो भी आर्मी चीफ हो वो उनकी पसंद का हो और वो फिर इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, या इमरान खान को कुछ नामों पर एतराज़ात हैं या उन्हें सिर्फ एक ही नाम पसंद है? इसकी वो वजाहत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिवायत के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर चाहें भी तो अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, बल्कि 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त में से ही हुकूमत को एक आर्मी चीफ लगाना है, और वो भी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुशावरत के बाद लगाना है। और हुकूमत ये वादे भी कर चुकी है कि इसी उसूल के तहत अगला आर्मी चीफ लगाया जाएगा। तो इमरान खान को ये वाजे करना होगा कि इन 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से कौन सा अफसर उनके मुताबिक मेरिट पर पूरा नहीं उतरता और कौन सा अफसर मेरिट पर पूरा उतरता है। रोजनामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त जो सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ बनने के 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जिस वक्त नए आर्मी चीफ को लगाने का फैसला होगा तो उस वक्त आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल तस्वुर किए जाएंगे। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था, और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम किया था। मगर आसिम मुनीर भी अगले महीने यानी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे, और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या न लगाने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बना दिया गया, और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल
अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 में उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी की निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलात को देखते रहे हैं। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नया आर्मी चीफ बनने की रेस में हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहसे का हिस्सा रहे। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की, तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखें, और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर इस वक्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के तबादले की खबरों के दौरान उन पर गैर मामूली एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात किया जाता है तो इस पर यकीनन इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। तो अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, उनको इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को ही आर्मी चीफ तैनात करना होगा, बजाय इसके कि इमरान खान साहब मुबहम गुफ्तगू करके ये तासुर पैदा करें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी किसी ऐसे जनरल को आर्मी चीफ लगा सकते हैं जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता होगा या खुदा न ख्वास्ता उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक होगी। इमरान खान ये वाजे करें कि उन्हें इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किन किन पर एतराज़ात हैं, क्योंकि असद उमर तो पहले ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान भी सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक को सिलेक्ट करने की बात पहले कर चुके हैं। यानी हुकूमत चाहे इमरान खान की हो या नून लीग और इत्तेहादियों की, आर्मी चीफ इन्हीं 5 या 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को लगना है। तो इमरान खान बार बार मेरिट पर आर्मी चीफ लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मामला वाकई मेरिट का है या मकसद कोई और है? इस वक्त इमरान खान मेरिट की बात तो कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि मेरिट कितना ज़रूरी है, मगर क्या उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के दौरान अहम रियासती इदारों में तैनातियों से मुतालिक मेरिट को मलूज़ खातिर रखा या फिर अपने सियासी मकासद को मलूज़ खातिर रखा? इमरान खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि वो एजेंसीज़ के ज़रिए सियासी मैनेजमेंट करते थे और इत्तेहादियों को असेंबली में वोट के लिए बुलाने पर उन्हें एजेंसीज़ को कहना पड़ता था। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और साजिश का पता था, इसलिए वो जनरल फैज़ हमीद को DG ISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और बाद में इसी वजह से इमरान खान की अस्करी क़यादत से इख्तिलाफ़ात भी हुए थे। ये काम ना तो मेरिट के मुताबिक है और ना ही एजेंसीज़ के मैंडेट के मुताबिक है, जो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म एजेंसी से कराना चाहते थे। और सिर्फ एजेंसियों का मामला नहीं है, बल्कि दीगर इदारों में भी इमरान खान मेरिट को नहीं बल्कि अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर तैनातियाँ और तोसी करते थे। क्योंकि नैब, जिसका काम करप्शन का खात्मा है, इमरान खान की हुकूमत ने इस इदारे को भी ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि नैब की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर हिरासानी जैसा संगीन इल्ज़ाम लगा और एक खातून ये शिकायत लेकर वज़ीर आज़म हाउस गई तो इमरान खान ने उसे भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और खातून तैयबा गुल की इजाज़त के बगैर ही उस वीडियो को इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर नशर कर दिया गया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए गए। इसकी तफसीलात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। क्या इमरान खान इसी चीज़ को मेरिट समझते हैं? और जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और नैब कवानीन में उन्हें मज़ीद तोसी देने की इजाज़त नहीं थी, तो नैब ऑर्डिनेंस लाकर चेयरमैन नैब को तोसी दी गई। क्या ये तोसी मेरिट के मुताबिक थी? सिर्फ यही नहीं,
FIA जो एक अहम रियासती इदारा है, उसके साबिक सरबराह बशीर मेमन को इमरान खान ने अपने दफ्तर बुलाकर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने को कहा। और जब DG FIA बशीर मेमन ने मेरिट की बात की, सबूतों की बात की, तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। और जब वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन भी रोक दी गई। क्या इमरान खान इसी को मेरिट समझते हैं और वो मनपसंद आर्मी चीफ लगाकर फ़ौज से भी यही काम कराना चाहते हैं जो वो FIA से करवाना चाहते थे या पहले फ़ौज से कराते थे? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। ज़रा देखिए कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इमरान खान की हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात आयद किए। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमज़ा, फिर कैप्टन सफदर, सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली। और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था, पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा, वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा, वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज द लॉ, चिट्ठी तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना। इस सब में एक चीज़ जो पाकिस्तान में जमहूरी सोच रखने वालों के लिए बहुत परेशान कुन है, वो ये है कि इमरान खान मुल्क का दिफा करने वाले इदारों से सियासी मुदाखलत चाहते हैं। इमरान खान का नए आर्मी चीफ की तैनाती पर भी यही एतराज़ है कि अगर इत्तेहादी हुकूमत नए आर्मी चीफ लगाएगी तो वो आर्मी चीफ करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। और इमरान खान पहले ही वादे कर चुके हैं कि फ़ौजी क़यादत ने ही एक करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत होने से नहीं रोका। मगर इमरान खान इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिन इदारों का काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क की दिफा के मामलात देखना है, और माजी में भी उन पर यह तनकीद हुई कि जब उन्होंने सियासत में मुदाखलत की तो मुल्क का नुकसान हुआ, तो वो इमरान खान के कहने पर सियासत में मुदाखलत क्यों और कैसे करें, और वो आइन के मुताबिक कैसे एक तहरीक अदम एतमाद का रास्ता रोक सकते थे, वो अपोजिशन के खिलाफ अपनी तवानाई क्यों और कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें तो आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जिन्हें इमरान खान करप्ट समझते हैं, इदारे भी उनके खिलाफ काम शुरू कर दें। कुछ साबित नहीं हुआ है मगर शुरू कर दें। मगर आज भी इमरान खान एतमाद के साथ और संजीदगी के साथ मेरिट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरिट पर तैनाती से मुतालिक वो अपनी हुकूमत के दौरान कितने पुरएतमाद, कितने संजीदा और कितने नेक नियत रहे हैं, इसकी मिसाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से लेकर उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर तक के सफ़र में वाज़ेह हो जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक अहम आइनी ओहदा है। वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार हैं। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान खान ने ही नामजद किया, उनकी तारीफ़ें की, उनका भरपूर दिफा किया, उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जब डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने और धांधली करने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया तो इमरान खान उनके खिलाफ हो गए, उन्हें बदनीयत करार दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था। और जब इमरान खान से सवाल होता है कि आपने उन्हें नामजद ही क्यों किया था, तो इमरान खान जवाब देते हैं कि उनका नाम तो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। यानी इमरान खान जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से खुद उनके बकौल मेरिट पर तैनाती नहीं कर सके, तो आज वो आर्मी चीफ को मेरिट पर लगाने की बात कैसे कर रहे हैं। और मामला सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और फिर उनके खिलाफ बयानियाँ बनाने तक भी महदूद नहीं है, बल्कि ऐसी और कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ इमरान खान ने खुद मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। सबसे पहला नाम उस्मान बुज़दार का है। अपने ही हुकूमती रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने और कुछ वक्त गुजरा तो इमरान खान के अपने अराकीन और पंजाब में उनके इत्तेहादी उस्मान बुज़दार की मेरिट पर सवाल उठाते रहे और उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठता रहा। उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा होता रहा, मगर इमरान खान बज़िद थे कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। और जब इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा और सियासी ज़रूरत पड़ी तो उस्मान बुज़दार को हटा दिया। और जिन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उन्हें वज़ीर आला लगा दिया। और इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं। और इमरान खान ने सिर्फ 10 वोट्स की काफ लीग को अपने अक्सरियती अराकीन की मदद से पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है। अब इमरान खान ये बताएं कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की मेरिट क्या है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहते रहे कि हमारे पास मुल्की मुआशी मसाइल का हल है, और असद उमर को अपनी मुआशी टीम के सरबराह के तौर पर पेश करते रहे। फिर हुकूमत में आए तो असद उमर को वज़ीर ख़जाना भी बनाया, मगर फिर IMF मुआहदे से पहले उन्हें तब्दील कर दिया और डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए और IMF से मुआहदा हो गया, मगर फिर हफीज़ शेख को भी हटा दिया। 2 हफ्ते के लिए हमाद अज़हर को वज़ीर ख़जाना लगा दिया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बना दिया। और फिर उन्होंने डॉक्टर हफीज़ शेख की तरफ से IMF के मुआहदे और शराइत को सख्त और गलत करार दे दिया। यानी इमरान खान ने 3.5 साल में 4 वज़ीर ख़जाना लगाए। इन तैनातियों और फौरी तब्दीलियों को मेरिट तस्वुर किया जाएगा या इसे बैड गवर्नेंस और नाकिस कारकर्दगी के तौर पर देखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं,
वजारत ख़जाना के बाद सबसे अहम वजारत पेट्रोलियम की है। यहाँ भी बार बार तब्दीलियाँ की गई। पहले गुलाम सरवर खान को ये वजारत दे दी गई, इसके बाद ये वजारत उमर अयूब को दे दी गई और उनके साथ नदीम बाबर को मामले खुसूसी लगा दिया गया, मगर फिर उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसके अलावा ताबिश गौहर को भी मामले खुसूसी का कलमदान दिया गया, मगर उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर इमरान खान ने उमर अयूब से ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कलमदान ले लिया और उनकी जगह हमाद अजहर को पेट्रोलियम की वजारत दे दी। इस अहम वजारत में भी बार बार तब्दीलियाँ की गई। सिर्फ यही नहीं, वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात में भी तब्दीलियाँ बार बार होती रही, मगर मामला सिर्फ वजारतों तक भी महदूद नहीं थे। इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में पंजाब में 6 IG तब्दील किए, जबकि 4 चीफ सेक्रेटरीज को अहदों से हटाया गया। हर एक को लगाकर तारीफ़ की और फिर हटाकर दूसरे की तारीफ़ की और फिर उसे भी हटा दिया। क्या ये सब भी मेरिट पर था? ये इमरान खान इन अहदों पर एक ऐसा शख्स चाहते थे जो उनके सियासी मकासद की तकमील के लिए किरदार अदा करे। इसी तरह इमरान खान FBR में इस्लाहात की बात करते हैं, मगर अपने 3.5 साल हुकूमत में उन्होंने 6 चेयरमैन FBR तब्दील कर दिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 चेयरमैन तब्दील कर दिए। ना टैक्स रिफॉर्म्स हुए, ना सरमायाकारी आई, ना प्राइवेटाइजेशन हुई और उल्टा नुकसान करने वाले इदारों ने मजीद नुकसान किया और मलेशिया की तर्ज का सरमाया पाकिस्तान का वादा और नारा सिर्फ वादा और नारा ही रह गया। और आज इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मेरिट की बात कर रहे हैं, मगर अपनी हुकूमत में उन्होंने जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले किए वो उनकी कारकर्दगी की वजह से नहीं किए, बल्कि सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए किए। हमें भी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 27 साला शहरी हसीब हमजा की गुमशुदगी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने IG इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें कल तक लापता शहरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जी न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैसी उज़ई के मुताबिक लापता शहरी हसीब हमजा के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि हसीब हमजा को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में उनके वालिद के घर से उठाया गया। पुलिस में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी, मगर कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कहा हमारे पास नहीं है, एजेंसियों के पास है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG पुलिस को आज ही अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जिसके लिए समाअत में वक्फा कर दिया गया। और वक्फे के बाद जब IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए तो उन्होंने वजाहत दी कि हसीब हमजा की गुमशुदगी पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि IG साहिब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लापता अफराद से मुताल्लिक पहले एक फैसला मौजूद है। फैसले में करार दिया था कि IG और मुतालिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। ये अदालत अब इस फैसले के मुताबिक ही जाएगी। साथ ही जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हुक्म दिया कि कल 10 बजे तक लापता शहरी को अदालत पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। MI ISI IB सब पेश होकर रियासत की नाकामी की वजाहत करेंगे। शहरी कदम बाजियाबी पर कल MI और ISI के सेक्टर कमांडर्स पेश हों, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्टर कमांडर्स भी पेश हों और चीफ कमिश्नर भी पेश हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि 23 अगस्त से बंदा गायब है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों के लिए कोई मसला नहीं है कि इसे पेश ना कर सकें। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने IG इस्लामाबाद की जानिब से मजीद मोहलत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि आपको मोहलत चाहिए तो 11:30 बजे तक मोहलत दे देते हैं। ये अदालत आप पर एतमाद कर रही है कि आप लापता शहरी को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इस अदालत में लापता अफराद केसेस में पेश हो चुके हैं। इस अदालत की हदूद में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 27 साला हसीब लिया में ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। अगस्त में वो अपने वालिद से मिलने इस्लामाबाद आए थे, जहाँ 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को 12:30 बजे के करीब 20 अफराद ने उनके घर पर छापा मारा। घर में मौजूद 5 लैपटॉप्स, 6 मोबाइल फ़ोन्स, 1 CPU और 1 कैमरे के अलावा हसीब हमजा का असली ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और तालीमी इसनाद भी साथ ले गए। और ये भी नहीं बताया कि हसीब को कहाँ लेकर जा रहे हैं। दरख्वास्त के मुताबिक वाक़े के अगले दिन उन्होंने SHO शहजाद टाउन इस्लामाबाद से इस बारे में शिकायत की, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हालात वाक़यात से लगता है कि जबरी गुमशुदगी का वाक़या है। अपने बेटे की तलाश के लिए वो जगह जगह गए, लेकिन किसी भी रियासती इदारे से कोई मालूमात नहीं मिली। अब देखते हैं कि क्या IG इस्लामाबाद कल हसीब हमजा को अदालत में पेश कर पाते हैं या नहीं, और अगर वो हसीब हमजा को कल अदालत में पेश नहीं कर पाते तो अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है। अल्लाह हाफ़िज़।